क्लोरोक्वीन। प्लांट खत्म हो गया था, याद कर लिए हैं लोग? पूरा याद हो गया प्लांट किंगडम? नहीं याद हुआ है? क्यों नहीं याद हुआ? एजोला किस ग्रुप का पौधा है? फर्न। फर्न किस फाइलम का पौधा है बताइए? किस कुल का है बताइए? ठीक है, आज एनिमल किंगडम में हेडिंग बना लेंगे। एनिमल किंगडम हेडिंग बना लीजिए, जंतु जगत। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। देखिए एनिमल किंगडम में क्या है, जितने सारे स्पेसीज जंतुओं का है, तो सबसे पहले जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, कोशिका या बहुकोशिका? बहुकोशिका। और न्यूक्लियस के आधार पर कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो जितने सारे एनिमल्स हैं सब मल्टी सेलुलर होंगे और सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के वे बने होते हैं। तो ये जंतु होते हैं। तो जंतु जगत में पहला पॉइंट वही लिखा गया है, पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, सभी जंतु बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। सभी क्या होंगे? परपोषी, या परपोषी को ही विषम पोषी कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफिक। तो जितने जंतु हैं सब परपोषी होंगे। जीवों का शरीर का आकार 3 तरह का होता है। ठीक है, शरीर का आकार कितने तरह का? 3 तरह का। पहला इसमें क्या है? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय का मतलब होता है यदि उनके शरीर को वर्टिकली बीचों बीच काटा जाए तो उनका शरीर 2 बराबर भागों में बट जाए, उसको कहते हैं द्विस्तरीय। अंग्रेजी में कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, इफ एनी प्लेन पासेस थ्रू देयर सेंट्रल एक्सिस देयर बॉडी इज डिवाइडेड इन 2 आइडेंटिकल हाल्व्स। 2 बराबर भागों में शरीर का विभाजन वर्टिकल काटने पर सिमेट्री क्या कहलाती है? बाइलेटरल, द्विस्तरीय। ठीक है, दूसरा इसमें जैसे एग्जाम्पल में मेढक हो जाएगा, मेढक को ऐसे बीचों बीच काटो, मनुष्य भी इसी में आएगा, शेर भी इसी में आएगा। मतलब जिसको ऐसे वर्टिकल काटे और उसका शरीर 2 बराबर भागों में बटे, उस सिमेट्री को क्या कहेंगे? द्विस्तरीय सममित, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अगला है आपका अरीय सममित, जिसको कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। मतलब इन जीवों के शरीर को अगर ऐसे बीच से काटो, होरिजेंटली, ठीक है, होरिजेंटली इनके शरीर को बीचों बीच काटा जाए तो इनका शरीर कितने भागों में बटे? 2 बराबर भागों में बटे। उस सिमेट्री को क्या कहेंगे? अरीय सममित। अंग्रेजी में कहेंगे रेडियल सिमेट्रिकल। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रा है, तो हाइड्रा को अगर आप होरिजेंटली काटिए तो उसका शरीर 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तीसरा है असममित। तो असममित का मतलब है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल किसे कहेंगे? जिसको कैसे भी आप काटो, या तो वर्टिकल या होरिजेंटल, उसका शरीर बराबर भागों में विभाजित नहीं हो। अब जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, उसको आप कैसे भी काटिएगा उसका शरीर बटेगा बराबर भागों में? नहीं बटेगा। ठीक है, तो उसके सिमेट्री को क्या कहा जाता है? अरीय सममित, घोंघा हो गया। ठीक है, तो सिमेट्री कितने तरह का? 3 तरह का। पहला बाइलेटरल, मतलब वर्टिकली काटे तो 2 बराबर भागों में। दूसरा रेडियल, होरिजेंटली काटे तो 2 बराबर भागों में। तीसरा एसिमेट्रिकल, कैसे भी काटेंगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। उसके बाद है इस एनिमल किंगडम में आने वाले कुछ फाइलम हैं। ठीक है, तो फाइलम में पहला फाइलम इसमें कौन सा है? पोरीफेरा।
तो पोरीफेरा शब्द जो है दो शब्दों से बना है, पोरी और फेरा। तो पोरी मतलब होता है पोर्स, मतलब छिद्र, और फेरा का मतलब होता है जंतु। वैसा जंतु जिसके पूरे शरीर में छिद्र पाया जाता है उन जंतुओं को क्या कहते हैं? पोरीफेरा। ये सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं और कुछ चट्टान पर चिपके हुए होते हैं, ठीक है, समुद्र में पाए जाते हैं और चट्टान पे पाए जाते हैं। इनके पूरे शरीर में दो प्रकार का छिद्र रहता है, एक छिद्र को कहते हैं ऑस्टिया और एक छिद्र को कहते हैं ऑस्कुलम। अब चूंकि ये समुद्री जीव है और पूरे शरीर में छिद्र है तो ये छूने में गद्देदार लगता है, इसीलिए इस संघ में आने वाले जीवों को स्पॉन्ज भी कहा जाता है, ठीक है। स्पॉन्ज कैसा होता है? गद्देदार होता है, इसलिए इनके पूरे शरीर पर चूंकि छिद्र है इसलिए इस संघ के सभी जंतुओं को स्पॉन्ज कहा जाता है। छिद्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक हो गया आपका ऑस्टिया, दूसरा हो गया ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया से इनके शरीर में पानी प्रवेश करता है और ऑस्कुलम छिद्र से पानी इनके शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। पोरीफेरा जलीय जीव हैं, अधिकांश समुद्र में रहते हैं, कुछ मीठे जल में भी। यह जल में स्थित किसी ठोस अथवा चट्टान से चिपके हुए होते हैं। इनका पूरा शरीर छिद्रयुक्त रहता है, इस छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। शरीर में एक बड़ा छिद्र होता है जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है, ठीक है। दूसरा फाइलम इसमें कौन सा है? सिलोन्ट्रेटा। तो सिलोन्ट्रेटा संघ के अधिकांश जो समुद्र में रहते हैं, कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर उत्तक तक विकसित होता है, ठीक है। इनका भी शरीर, पोरीफेरा का भी शरीर उत्तक तक ही विकसित था, इनका भी शरीर उत्तक तक विकसित का मतलब क्या हो गया? इनमें अंग पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। इनका शरीर उत्तक तक ही विकसित है, इनमें कोई अंग या अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा, दोनों होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो जैसे ही मुकुलन दिखा तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इसमें लग रहा है हाइड्रा आएगा। मुकुलन का सबसे फेमस एग्जांपल कौन है? हाइड्रा, ठीक है। मुकुलन को अंग्रेजी में बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसा करेगा? अलैंगिक। किस विधि से करेगा? मुकुलन द्वारा करेगा। प्रमुख जीव पुर्तगाली युद्धपोत फाइसेलिया, ऑरिलिया जिसको जेलीफिश कहते हैं, हाइड्रा, सी एनीमोन, फंजिया जो कोरल रीफ बनाता है, ये सब जीव आ जाएंगे। अगला है प्लेटी हेलामेंथिस। तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट एंड। प्लेटी वर्ड जो है इसका मतलब होता है फ्लैट एंड, मतलब चिपटा। फ्लैटी मतलब क्या होता है? चिपटा, फ्लैट एंड। और हेलामेंथिस का मतलब होता है क्रीमी, वर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। तो प्लेटी माने चिपटा और हेलामेंथिस मतलब कीड़ा, क्रीमी। तो ये इसका नाम ही है प्लेटी हेलामेंथिस। इसका मतलब इसमें जितने जीव आएंगे सब फ्लैट वर्म आएंगे, मतलब चिपटे क्रीमी आएंगे। इस संघ के अधिकांश, इस संघ के जीवन को चिपटा क्रीमी, फीता क्रीमी, टेप वर्म या फिर फ्लैटेंड वर्म कहा जाता है, क्योंकि शरीर इनका चपटा या फीते के समान होता है। शरीर 3 स्तर का बना रहता है, इनमें कोई अंग या इनमें अंग का विकास शुरू हो जाता है। यहां पर एक शब्द आया है, इनका शरीर कितने स्तर का बना होता है? 3 स्तर का, ठीक है। इनका जो शरीर है वो 3 स्तर का बना हुआ होता है, त्रिस्तरीय इनका शरीर होता है। अब ध्यान दोगे, कोई भी जीव होगा उसका शरीर सामान्यतः 3 संरचना का हो सकता है, 3 स्तर का हो सकता है, ठीक है। अब मान लो ये 3 लाइन आपको दिख रहा है, सबसे बाहरी अगर लाइन देखा जाए तो इसको कहा जाता है इक्टोडर्म, बाह्य त्वचा, ठीक है। बीच वाला जो है इसको कहा जाता है मीजोडर्म, मीजोडर्म मतलब मध्य त्वचा। और तीसरा जो है इसमें इसको कहते हैं इंडोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है। तो जिन जीवों में आउटर इक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म एंड इनर इंडोडर्म ये तीनों पाए जाएं, उन जीवों की जो सिमेट्री होती है उसको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। त्रिस्तरीय जीव कहेंगे, क्या कहेंगे? त्रिस्तरीय। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है इनका, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ था? इस संघ के जीवन को चिपटे, इनका शरीर कितने स्तर का बना रहता है? 3 स्तर का, यानी त्रिस्तरीय हो गया। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी इनमें इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म तीनों पाया जाएगा। अब जिन जीवों में लिखा रहेगा इनका शरीर द्विस्तरीय होता है, द्विस्तरीय माने 2 स्तर का। तो 2 स्तर जैसे ही दिखे तुरंत समझ जाना उसमें केवल इक्टोडर्म पाया जाएगा और इंडोडर्म पाया जाएगा, मीजोडर्म नहीं पाया जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, द्विस्तरीय शारीरिक संरचना वाले जीवों में कौन सा जर्म लेयर नहीं पाया जाता? तो मीजोडर्म नहीं पाया जाता। डर्म मतलब क्या होता है? त्वचा। डर्म मतलब त्वचा और मीजो मतलब मिडिल, त्वचा का मध्य भाग, इन्हें नहीं पाया जाएगा। आई बात समझ में? तो जो आपका ये जीव होगा प्लेटी हेलामेंथिस वो कैसा होगा? 3 स्तरीय, यानी इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म तीनों इसमें पाया जाएगा। अंग का विकास शुरू हो जाता है इनमें।
इस संघ के अधिकांश जीव कैसे होते हैं? परजीवी, यानी दूसरे के शरीर पर रहने वाले जीव होते हैं। जैसे अब जोक वगैरह हो गया, इनके जिसके कारण यह मनुष्य, पालतू तथा जंगली जानवर में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। परजीवी शरीर से जुड़ने एवं भोजन ग्रहण करने हेतु इन जीवों के शरीर में सकर्स यानी कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में फैसियोला हिपैटिका। तो फैसियोला हिपैटिका जो है, इसके कारण लॉन्ग लीवर डिजीज होता है। ये किसको प्रभावित करता है? फैसियोला हिपैटिका। देखो हिपैटिका, हिपैटोलॉजी किसका अध्ययन को कहा जाता था? लीवर के। देखा था लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी। तो हिपैटिका आया तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए लीवर को प्रभावित करता है। लीवर में जाकर के ये पहुंच जाता है, भोजन के माध्यम से शरीर में आएगा और लीवर को पहुंच करके लीवर के साइज को बड़ा करना शुरू कर देता है, लीवर की बीमारी फैलाता है। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम लीवर फ्लूक भी है। फैसियोला हिपैटिका इसका साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम क्या है? लीवर फ्लूक। यह लीवर में रोग फैलाता है। दूसरा है टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम को क्या कहते हैं? टेप वॉर्म, फीता कृमि कहा जाता है। ठीक है, फीता कृमि का पोषक कौन होता है? सुअर। यानी ये मानव को नहीं, किसे प्रभावित करेगा? सुअर को प्रभावित करेगा। सुअर का अधपका मांस खाने के कारण फीता कृमि मानव शरीर में पहुंचकर घाव उत्पन्न करता है, आंत में घाव उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी जो सुअर के मांस को खाएंगे और सुअर यदि इस टीनिया सोलियम से प्रभावित है, संक्रमित है, तब जाकर के यह कृमि मानव शरीर में प्रवेश करता है। प्लानेरिया परजीवी न होकर स्वतंत्र रूप में रहते हैं। तो ये इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? प्लानेरिया। तो 3 एग्जाम्पल। चौथा है स्केल हेलामेंथिस। तो स्केल मतलब क्या होता है? धारा रेखित। स्केल मतलब क्या होता है? धारा, लाइनिंग। ठीक है, और हेलामेंथिस का मतलब क्या हो जाएगा? कृमि। स्केल हेलामेंथिस जीव को नीमोटोडा या गोल कृमि, राउंड वर्म कहते हैं। इनका शरीर पतले धागे की तरह होता है, दोनों सिरा नुकीला होता है। ये जल में, स्थल में तथा परजीवी तीनों रूप में होंगे। प्रमुख जीव स्कैरिस। तो स्कैरिस से कुछ याद आ रहा है? स्कैरिस से कौन सा रोग हम लिखवाए थे आप लोगों को? स्कैरिस याद करो, वर्म में लिखवाए थे, वर्म डिजीज में। स्कैटिस से कौन सा रोग हो रहा था? भुला गए? डायरिया। कौन सा रोग लिखवाया था हमने? डायरिया लिखवाया था। डायरिया किससे हो रहा था? स्कैटिस से। हाँ, जिसमें आंत में घाव हो जाता है, तो वही है ये स्कैरिस। ठीक है, अगला क्या है? एकाइलोस्टोमा, वुचेरिया। वुचेरिया से कौन सा बीमारी लिखवाए थे? हाथी पांव। वुचेरिया से लिखवाए थे ना, हाथी पांव, वही वुचेरिया है। हुक वर्म, पिन वर्म, ये सब किस में आते हैं? स्केल हेलामेंथिस में आते हैं। तो सब कैसे हैं? तो यहां पर जैसे ही दिखा आपको कि इनका शरीर, ये नीमोटोडा या गोल कृमि होते हैं, और क्या लिख रहा है? परजीवी होते हैं। तो परजीवी मतलब दूसरे के शरीर पर रहने वाले। तो हाथी पांव रोग, डायरिया रोग, ये सब किसके कारण होता है? इन्हीं के कारण होता है। अगला पांचवा फाइलम है एनिलिडा। इस जगत में वास्तविक देह गुहा यानी बॉडी कैविटी मिलती है। एनिलिडा संघ से ही शुरू हो जाता है। इस संघ का शरीर खंडित यानी सेगमेंट में बटा होता है। द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या? 2 भागों में, बाइलेटरल। ठीक है, वर्टिकल काटने पर। त्रिस्तरीय का मतलब क्या? तीनों। कौन कौन सा? इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, तीनों पाया जाएगा। एनिलिडा जीव प्रायः स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस जीव में बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोगों में भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन की क्लोज? क्लोज है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? जिसके शरीर में रक्त उसके धमनी, सिरा, केशिका में बहता है। वेन, आर्टरी, कैपिलरी में रक्त यदि बहे तो उसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड बहने के लिए वेन, आर्टरी और ब्लड कैपिलरी उन जीवों में नहीं रहेगा, डायरेक्ट ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो इनमें कौन सा होगा? बंद रक्त परिवहन होगा। उत्सर्जन किससे होगा? नेफ्रिडिया यानी वृकक जिसको कहते हैं, किडनी के माध्यम से ही इसमें क्या होगा? उत्सर्जन होगा। श्वसन त्वचा से या गिल्स से करेगा। प्रमुख जीव इसमें नेरिस, हिरुडिनेरिया, केचुआ, समुद्री चूहा, जोक, ये सब आते हैं। प्रमुख तथ्य, नेरिस को सीपी कृमि के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एप्रोडाइट है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है, या मिट्टी को भुरभुरा कर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। नेक्स्ट क्या है? ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थो वर्ड का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड, और पोडा मतलब क्या होता है? पैर। ऑर्थो माने ज्वाइंटेड, पोडा माने पैर। इनका पैर कैसा होता है? जुड़ा हुआ, ज्वाइंटेड होता है। कितना पैर होता है इनमें? 3 जोड़ा। कितना पैर होगा? 3 जोड़ा, यानी 6 पैर होगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मकड़ी जो है उसे हम ऑर्थोपोडा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसमें 8 पैर होता है और इनमें कितना पैर होता है? 6। तो ऑर्थो मतलब ज्वाइंटेड और पोडा मतलब पैर। यह संघ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। जैसे कल हमने आपको लिखवाया था प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा संघ क्या लिखवाया था हमने? एंजियोस्पर्म
लिखवाए थे ना, एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। वैसे ही जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन? आर्थ्रोपोडा, जिनमें कीट, मकड़ी और अन्य जीव आते हैं। जितना कीड़ा मकोड़ा है सब इसी में आएगा। जीव परजीवी एवं स्वतंत्र जीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा सभी प्रकार के वास स्थान जैसे जल, स्थल, वायु में पाए जाते हैं। कई आर्थ्रोपोडा मनुष्य द्वारा खाए भी जाते हैं। कीड़ा मकोड़ा का खा जाता है सबना। आर्थ्रोपोडा कैसे होते हैं? एक लिंगी। एक लिंगी को अंग्रेजी में कहते हैं हर्माफोरडाइट। ठीक है, क्या कहते हैं? हर्माफोरडाइट मतलब क्या? नहीं, एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल बॉडी दोनों क्या होगा? सेपरेट होगा। अब कुछ जीव होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी को कहा जाता है हर्माफोरडाइट। जैसे केचुआ, तो केचुआ के शरीर में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र दोनों एक ही शरीर में पाया जाता है। तो जिन जीवों में नर और मादा जनन तंत्र एक ही शरीर में पाया जाए उसको कहेंगे हर्माफोरडाइट, हिंदी में कहेंगे द्विलिंगी। जैसे एग्जाम्पल में कौन हो गया? केचुआ। और एक लिंगी वैसे जीव कहलाएंगे जिनमें नर जनन तंत्र नर के शरीर में, मादा जनन तंत्र मादा के शरीर में हो। तो ये जीव कैसे होंगे? आर्थ्रोपोडा एक लिंगी होंगे। प्रमुख जीव झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी दे दिया है। मकड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है, आएगा किसमें? आर्थ्रोपोडा में। आगे है कीट वर्ग तथा मकड़ी वर्ग में प्रमुख अंतर। कीड़े और मकड़ी में अंतर क्या है? सिल्वर फिश के बारे में देखिए क्या लिख रहा है। सिल्वर फिश क्या है? कीट है, इसमें पंख नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल याद करना होगा। ये पीडीएफ हम डायरेक्ट आप लोगों के ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, घर जाके एकदम मन लगा के छाप लीजिएगा। समझ गए? सिल्वर फिश में क्या लिखा हुआ है? सिल्वर फिश क्या है? कीट है। तो फिश लिखा हुआ है तो इसको मछली नहीं समझना है। ये नहीं कि फिश लिखा हुआ है, एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। तो फिश दिखोगे तो टिक मत कर देना इसको। ये फिश नहीं है, क्या है? कीड़ा है, कीट है। इनमें पंख नहीं पाया जाता। तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। मकड़ी में विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे स्पिंटेट्स कहा जाता है। स्पिंटेट्स की मदद से मकड़ी जाल बुनती है। तो ये भी फैक्ट याद रखना है, जाल बुनने के लिए मकड़ी के शरीर में स्पिंटेट्स होता है। कीट का जीवन चक्र 4 अवस्था का होता है। ठीक है, जो कीड़े होते हैं उनका जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, उसके बाद क्या? कीट। ये 5वां क्लास के एनसीईआरटी में है। अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कीट। प्रमुख हानिकारक कीट जो रोग फैलाते हैं, घरेलू मक्खी से हैजा होता है, टाइफाइड होता है, डायरिया होता है। सैंड फ्लाई से कालाजार होता है, लिखे हुए हैं आप लोग। एडिस मच्छर से डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग होता है। सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस होता है, सोने की बीमारी होता है। ये सब पहले से पता है आप लोगों को। अगला है मोलस्का। तो देखिए मोलस्का का मतलब होता है वैसे जीव जिनका शरीर बाहर से एक कठोर आवरण से घिरा हुआ रहता है। जैसे शंख देखे होंगे, सीप देखे होंगे, तो शंख के अंदर में कोई जंतु रहता है ना, वो निकाल करके शंख घर में आता है आपके। जानवर रहता है उसमें समुद्र में। या फिर सीप एक रहता है जिसके अंदर भी जानवर रहता है। ठीक है, तो वैसे जितने सारे जीव है जिनके शरीर के ऊपर में मेंटल का एक लेयर पाया जाए। मेंटल माने पागल वाला मेंटल नहीं, MENTLE। ठीक है, MENTLE। मेंटल का एक उसके शरीर के बाहर क्या मिलेगा? आवरण मिलेगा। तो उन जीवों को क्या कहा जाता है? मोलस्का कहा जाता है, यानी बाहर में कठोर आवरण मिलेगा। मोलस्का जीव स्थल पर मीठे पानी या समुद्र में पाए जाते हैं। इन जीवों का शरीर कोमल होता है। अधिकांश मंद गति से चलने वाले जीव है। शरीर कैसा है? कोमल। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल भी है, बाइसेक्सुअल भी है। प्रमुख जीव काइटन, घोंघा, सीप, सीपिया, ऑक्टोपस, ये सारे इसी में आ जाएंगे। हाँ, कछुआ एनिमल में चला जाएगा, वो एम्फीबियंस है। ठीक है, यानी इनके पूरे शरीर पर क्या होगा? कांटा होगा, इसीलिए नाम क्या है इनका? इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जीव समुद्र में रहते हैं तथा इनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इस जीव में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है जो प्रचलन, भोजन ग्रहण, श्वसन में सहायक होता है। प्रमुख जीव तारा मछली, यानी स्टार फिश भी एनिमल नहीं, ये फिश नहीं है, क्या है? एनिमल है। समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन, ये सब आएंगे। प्रमुख तत्व, स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस है। इसकी आकृति तारों के समान होती है। एंटीडॉन को फादर फिश कहा जाता है। नेक्स्ट है हेमीकॉर्डेटा। तो हेमी मतलब क्या होता है? आधा, और कॉर्डेटा मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो। ठीक है, ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का फाइलम है जो जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसको बढ़िया से समझने का कोशिश करो, समझ जाओगे। हेमी मतलब आधा और कॉर्डेटा मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो। हम लोग किस में आते हैं? कॉर्डेटा में।
किसमें आते हैं? कॉर्डेटा में। मतलब पूरी रीढ़ की हड्डी हम लोगों के पास है। इसके पास रीढ़ की हड्डी होगी लेकिन केवल गर्दन वाले भाग में, ठीक है, केवल कहां होगी? गर्दन वाले भाग। जैसे मैथ बनाते होंगे उसमें हेमी सर्किल होता है, हेमी सर्किल में पूरा सर्किल के आधा सर्किल, आधा सर्किल, वैसे ही हेमी कॉर्डेटा यानी आधे कॉर्डेट है, पूरे नहीं है। इस संघ का जीव छोटा तथा कृमि की तरह होता है। यह समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है जो केवल शरीर के अगले भाग में रहता है। नोटोकॉर्ड माने रीढ़ की हड्डी होगा लेकिन कहां होगा? शरीर के केवल अगले भाग में। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, निषेचन बाह्य होता है। निषेचन समझ रहे हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, नर और मादा युग्मक का मिलना कहां होगा? शरीर के बाहर, इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा। प्रमुख जीव बेलेनोग्लोसम, हार्डमैनिया, एम्फीऑक्सस और बैंकिंग स्टोमा, ये सब जीव इसमें आ जाएंगे आपके हेमिकॉर्डेट में। हेमिकॉर्डेट में केवल दो फैक्ट याद कर लो, निषेचन शरीर के बाहर और दूसरा रीढ़ की हड्डी केवल कहां? गले के अगले भाग में, सिर के अगले भाग में होगा। आगे क्या है? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा किसे कहा जाता है? जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो। वैसे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड हो उनको कॉर्डेटा कहा जाएगा। जल स्थल दोनों में मिलेंगे, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। बंद रक्त परिवहन तंत्र यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इन जीवों के मस्तिष्क में क्रेनियल नामक खोल के अंदर बंद रहता है। तो पता ही है हम लोगों का भी मस्तिष्क किसके अंदर है? क्रेनियम के अंदर है। तो जितने भी कॉर्डेट में एनिमल आएंगे सबका मस्तिष्क क्रेनियम के बक्से के अंदर बंद होगा। कॉर्डेटा सब फाइलम को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कॉर्डेटा जो फाइलम है उसको कितने ग्रुप में बांटा? 5। पहला ग्रुप कौन सा है? मत्स्य, जिसको पीसेस कहते हैं। दूसरा कौन सा है? एम्फीबिया। तीसरा कौन सा है? रेप्टिलिया। चौथा कौन सा है? एवीज। एवीज में पक्षी आता है। पांचवा है स्तनी, जिसको मैमल्स कहते हैं। ठीक है, पहले मछली को देखो। इस वर्ग के अंतर्गत सभी समुद्री एवं मीठे जल में रहने वाली मछली आती है। ठीक है, जितने सारे मछलियां हैं सब पीसेस में आएंगी। मछली में श्वसन किसके माध्यम से होगा? क्लोम, गिल्स के माध्यम से होगा। क्लोम के मदद से मछली जल में घुले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के रूप में करता है। मछली अनियत तापी यानी कोल्ड ब्लडेड। अब इसको समझ लीजिएगा, जंतुओं को 2 तरह से बांटा जाता है। एक जंतुओं का ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, एक जीव होते हैं जिसको कहा जाता है वार्म ब्लडेड और दूसरे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लड को गर्म रक्तचापी जीव और कोल्ड ब्लडेड को शीत रक्तचापी जीव। यानी वैसे जंतु जिनके शरीर का तापमान किसी भी परिस्थिति में निश्चित रहे, फिक्स रहे, बदले नहीं, उन जीवों को कहा जाता है वार्म ब्लडेड। और वैसे जीव जिनके शरीर का तापमान अनिश्चित है यानी वातावरण के अनुसार उनके शरीर का तापमान बदल जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड। अब हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में भी घुस जाए जाकर के तो शरीर का तापमान कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस, वो कहीं बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग किस में आएंगे? वार्म ब्लडेड, गर्म रक्त वाले जीव। और ये जो मछली हो गया, जो एम्फीबियन उभयचर हो गया, या फिर जो रेप्टाइल्स सांप हो गया, वो जिस वातावरण में जाएगा उसके अनुसार उसके शरीर का तापमान एडॉप्ट कर जाएगा। कोल्ड ब्लडेड में केवल 3 ही जीव आएंगे। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड में 3 जीव आएंगे। पहला कौन आ जाएगा? मछली। दूसरा कौन आ जाएगा? उभयचर। और तीसरा कौन आ जाएगा? सरीसृप। ये 3। 2 जीव गर्म रक्तचापी में आ जाएंगे। कौन कौन? पक्षी और दूसरा स्तनधारी जीव। पक्षी और स्तनधारी जीव कैसा हो जाएगा? वार्म ब्लडेड। मछली, सरीसृप और आपका ये उभयचर, ये तीनों किस में आ जाएगा? कोल्ड ब्लडेड में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? मछली कैसा होता है? अनियत तापी। अनियत तापी मतलब कोल्ड ब्लडेड, शरीर का तापमान उसका बाहरी तापमान के अनुसार बदलते रहेगा। ये जल में अंडे देते हैं। कुछ मछलियों में अंतः कंकाल केवल उपास्थि का बना रहता है। हमने टिश्यू में लिखवाया था, दी होल बॉडी ऑफ शार्क फिश इज फॉर्म्ड बाय कार्टिलेज, लिखवाए थे ना, कार्टिलेज का बना होता है। किसका शरीर? शार्क मछली का। वही लाइन है, कुछ मछलियों का अंतः कंकाल केवल उपास्थि, यानी शार्क मछली के अंदर में हड्डी नहीं है, केवल क्या है? उपास्थि, कार्टिलेज है। कई मछलियों का कंकाल अस्थि का बना रहता है, यानी कुछ मछलियों में अस्थि हड्डी भी पाई जाती है, जैसे रेहू वगैरह। दूसरा इसमें है, पहला क्या था आपका? मछली। दूसरा क्लास कौन सा है? एम्फीबिया, जिसको उभयचर कहते हैं। ये जल और स्थल दोनों जगह रहने हेतु अनुकूलित होता है, यानी पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी। इनका त्वचा कैसा होता है? ग्रंथिमय। मछली के त्वचा पर कोई ग्रंथि नहीं था, इसके त्वचा पर ग्रंथि है। आप मेढक को छुइएगा तो हाथ से बहुत तेजी से फिसलता है। फिसलने का कारण क्या है? उसका शरीर के त्वचा पर ग्रंथि है जो ऑयल सेक्रेट कर रहा है।
तो इनका शरीर क्या हो जाएगा, ग्रंथिमय हो जाएगा। ये जीव श्वसन, त्वचा, गिल्स, फेफड़ा तीनों माध्यम से कर सकते हैं। मेढक जब हाइबरनेशन में होता है तो त्वचा किससे करता है, त्वचा से। गिल्स से कब करेगा, पानी में। फेफड़ा से कब करेगा, जमीन पर। एम्फीबिया भी कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड। इनका हार्ट कितने चैम्बर में, 3 चैम्बर में, 2 ऑरिकल होगा और 1 वेंट्रिकल होगा। इनमें अंतः कंकाल अस्थि यानी हड्डी का बना होता है। प्रमुख जीव मेंढक, टोड, दादुर, हायला, सैलामेंडर ये सब आ जाएंगे। सरीसृप मतलब रेंग के चलने वाले जीव। सरीसृप जीव अधिकांश स्थल पर रहते हैं, कुछ जल में भी रहते हैं। यह जीव रेंग कर चलते हैं। सरीसृप अनियततापी यानी ये भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। इन जीवों का त्वचा सल्क से ढका रहता है, यानी सांप को देखोगे तो सांप केचुली छोड़ता है ना, उसको सल्क बोला जाता है। त्वचा सल्क से ढका रहता है। त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं पाया जाता, यानी सांप को छुओगे तो बहुत ड्राई लगेगा, एकदम सूखा सूखा उसका त्वचा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसके स्किन पर कोई ग्लैंड नहीं है। न तो स्वेट ग्लैंड है जो पसीना निकालता हो, न ही ऑयल ग्लैंड है, न कोई तेल निकालने वाली ग्रंथि है। इसलिए इनका त्वचा जो होता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है। वही बात लिखा हुआ है, इनकी त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। आगे लिखा गया है सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है। जैसे एम्फीबियन का हृदय कितना कक्ष का था, 3। इनका भी हृदय कितने कक्ष का, 3। इनमें एक अपवाद कौन हो जाएगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का, 4। तो सरीसृप का हृदय 3 कक्ष का होता है, परंतु मगरमच्छ 4 कक्षों में बटा होता है। इनमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। अगला है एप्स। एप्स मतलब पक्षी। पक्षी कैसा होता है, वार्म ब्लडेड, उड़ने वाले जीव है। इनका शरीर परों से ढका रहता है, यानी फीदर से ढका रहता है। अग्रपाद मतलब 4 लिम्स मॉडिफाई होकर किस में बदल जाता है, पंख में। जैसे हम लोगों का 4 लिम्स क्या है, हाथ है ना, हम लोगों का 4 लिम्स हाथ है, वैसे ही इनका 4 लिम्स क्या होता है, पंख होता है, ठीक है। पक्षी के जबड़ों में दांत नहीं होते, दांत के स्थान पर क्या होता है, चोंच। क्या होता है, चोंच। इनमें श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होता है तथा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। पक्षी में शब्दनी जिसको साइरिनिक्स कहते हैं, जैसे हम लोगों में लैरिंग्स होता है, हम लोगों में आवाज कहां से निकलता है, लैरिंग्स से। इसमें आवाज कहां से निकलेगा, साइरिंग्स से, जिसको शब्दनी कहा जाता है। समझ में आया, हम लोगों में आवाज लैरिंग्स से, हम लोगों का वोकल कोड लैरिंग्स है, इनका आवाज निकलने वाला जगह शब्दिनी है। पक्षियों में शब्दिनी नामक बाह्य अंग वाद्य अंत होते हैं, वाद्य अंग होते हैं। पक्षी की आवाज यहीं से उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे है स्तनधारी। स्तनधारी को क्या कहते हैं, मैमल्स। तो मैमल्स में क्या है, स्तनधारी वर्ग के जीवों का प्रमुख लक्षण है डायफ्राम की उपस्थिति। डायफ्राम मतलब जिसके अंदर फेफड़ा होता है, जिसको रिब केज कहते हैं, ठीक है। तो जितने स्तनधारी जीव होंगे सब में क्या होगा, डायफ्राम। आगे क्या लिखा है, मादा में दुग्ध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि पाए जाते हैं। त्वचा पर रोम, रोम मतलब छोटे छोटे बाल छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव की उपस्थिति, यानी जितने मैमल होंगे सबका कान बाहर निकला होगा इस तरह से, ठीक है। बाह्य कर्ण पल्लव की उपस्थिति होगी। स्तनधारी कैसा होगा, वार्म ब्लडेड, हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। कोई डाउट किन्हीं को तो बोलिए, ये पीडीएफ भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है। अब इसी को लिखने में क्या फायदा है, पीडीएफ जाएगा, बैठ के लिखिएगा, टाइम काट के क्या करिएगा। हाँ? ओरिफेरा चला जाएगा, उसके बाद फिर निडेरिया, सिलोन्ट्रेटा सब में होगा, तीनों में। चलिए ठीक है, इतना में कोई दिक्कत था, कहीं कोई कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत। इसमें देखो, इस पूरे पीडीएफ में हमने 3 चीज का जिक्र किया है। पहला जिक्र किया है हमने क्या, सिमेट्री का। तो सिमेट्री समझ में आ गया था, बाइलेटरल, रेडियल और एसिमेट्रिकल, 3 बताए थे ना। द्विपार्श्व सममित, अरीय सममित और असममित, ये बताया हमने एक एडिशनल, वो आप समझ चुके हैं। दूसरा हमने त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय बताया। तो द्विस्तरीय में केवल क्या होगा, इक्टोडर्म और इंडोडर्म, और त्रिस्तरीय में क्या होगा, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। और तीसरा मैंने बताया वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, बाद बाकी सब वही था, ठीक है। तो ये 3 चीज बस याद रहेगा तो समझ जाओगे फिर, क्लियर है। विटामिन बता देते हैं, हेडिंग बनाइएगा, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। जंतु जगत में ये पीडीएफ ग्रुप में आपके हम सेंड कर देंगे क्लास के बाद। और कल चेक करेंगे कि आपने कॉपी में उतारा है कि नहीं। अगर फोटो कॉपी नहीं कराना है, उसको कॉपी में कॉपी करा लेना है, ठीक है। फोटो में कॉपी नहीं कराइएगा, अगर नहीं कराइएगा तो फिर दिक्कत वाला बात है।
बुक में दिया हुआ है, तो बुक में तो सारा दिया हुआ है जो हमने पढ़ाया है अभी तक। हमने जितना पढ़ाया है वो सब तो बुक में दिया हुआ है, तो फिर लिखने का क्या जरूरत है। इसको नोट्स में कल लिख लेना है। आई बस, भेज देंगे। ये भी आप लिख सकते हो, इसको ट्रांसलेट करके तो लिख लो, दिक्कत थोड़ी है। चलो हेडिंग बना लो, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। हेडिंग बना लेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार हो गया। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। हो गया। संतुलित आहार, देखिए संतुलित आहार किसे कहा जाएगा, जब भोजन में जितने सारे पोषक तत्व होंगे, सभी पोषक तत्व एक उचित अनुपात में पाए जाएं, तब उस भोजन को क्या कहा जाएगा, संतुलित आहार। और कोई भी अगर एक तत्व नहीं मिल रहा है तो शरीर बीमार पड़ेगा, तो असंतुलित आहार हो गया। अब आप वैसा भोजन खा रहे हैं मान लो जिसमें प्रोटीन है ही नहीं, ठीक है, प्रोटीन नहीं है, बस वही भोजन खाए जा रहे हो, तो कुछ दिन के बाद काले पड़ने लगोगे, माथा का बाल गायब हो जाएगा, चंडुला हो जाओगे, ठीक है, और भी कई सारा बीमारी होगा, बॉडी फेस डार्क हो जाएगा, स्कैली हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में स्टेमिना की कमी हो जाएगी, ये सब बीमारी होगी। अब आप ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसमें वसा नहीं है, फैट नहीं है, तो फैट नहीं है, और अगर एक दिन भी आपने फास्टिंग कर लिया तो उस दिन बेहोश हो जाइएगा। वसा क्या काम करता है, शरीर के अंदर रिजर्व्ड फैट होता है, जो आप फास्टिंग वोस्टिंग कर रहे हैं तो वो क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। तो भोजन में सारे चीज उचित अनुपात में हो, जिसमें प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब उचित मात्रा में हो, तो उस भोजन को क्या बोला जाता है, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। अब जितने सारे संतुलित आहार के कंपोनेंट्स हैं उन सबका फंक्शन अलग अलग है। जैसे कुछ ईंधन के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, कुछ ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में काम करेंगे, कुछ शरीर के कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करेंगे, कुछ मृत कोशिकाओं को जीवित करने का काम करेंगे, कुछ आपके शरीर में ऊर्जा देने के काम करेंगे, ठीक है। तो सबका कार्य जो है वो अलग अलग है, और एक एक करके उन सबके कार्यों के बारे में हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, जब, पहला पॉइंट लिखेंगे, जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन इत्यादि उचित अनुपात में पाए जाते हैं, तो उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे, व्हेन कार्बोहाइड्रेट, फैट
प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट इन फूड in optimum ratio, present in food in optimum ratio, then food is called balanced diet. ठीक है, ये सब रहे तो भोजन को क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। अब इसमें पहला हेडिंग बनाइएगा कार्बोहाइड्रेट। पहला हेडिंग बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 17 किलो जूल 17 किलो जूल ऊर्जा देता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 17 किलो जूल एनर्जी। ये सब फैक्ट है, तोता टाइप के याद करिएगा, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में मिलेगा, घटना चक्र बनाइएगा तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 17 किलो जूल एनर्जी। अगला पॉइंट लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के निम्न वर्ग हैं। कार्बोहाइड्रेट के निम्न वर्ग हैं। क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर। पहला लिखिएगा एकल शर्करा, पहला लिखेंगे एकल शर्करा, एकल शर्करा डैश देके इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे मोनोसेक्राइड, MONOSACHERIDES, मोनोसेक्राइड्स। हिंदी वाले लिखेंगे एकल शर्करा, डैश देकर के लिखिएगा। इनमें कार्बन पर 6 परमाणु होते हैं। इनमें कार्बन पर 6 परमाणु होते हैं। It contains 6 carbon atom. It contains 6 carbon atom. हिंदी वाले नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। These are simplest carbohydrate. These are simplest carbohydrate. एग्जाम्पल में लिखिएगा ग्लूकोज, कॉमा फ्रुक्टोज, कॉमा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज इत्यादि। क्वेश्चन परीक्षा में आता है, दूध मीठा किस शर्करा के कारण होता है? गैलेक्टोज के कारण। दूध मीठा किसके कारण? गैलेक्टोज। सबसे मीठा चीनी कौन सा है? फ्रुक्टोज। सबसे मीठा कौन है? फ्रुक्टोज। कहां पाए? जो आपने लिखा है अभी एग्जाम्पल, फ्रुक्टोज किसमें? फलों में पाया जाता है। दूध में, दूध का मीठा गैलेक्टोज। फल मीठा किस कारण से? फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा है। और इन सब पर कार्बन पर परमाणुओं की संख्या कितनी? 6। इसलिए सब क्या होगा? मोनोसेक्राइड, एकल शर्करा। समझ में आया? दूसरा लिखेंगे द्विशर्करा, डाइसेक्राइड। दूसरा लिखेंगे द्विशर्करा, डाइसेक्राइड। लिखिएगा, ये 2 मोनोसेक्राइड के जुड़ने से बनता है। ये 2 मोनोसेक्राइड के जुड़ने से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय, 2 मोनोसेक्राइड के जुड़ने से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स। ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड के जुड़ने से बनता। अगला पॉइंट लिखिएगा,
इस पर 12 कार्बन परमाणु होते हैं। इस पर 12 कार्बन परमाणु होते हैं। इट कॉन्टेन 12 कार्बन एटम। इट कॉन्टेन 12 कार्बन एटम। एग्जाम्पल में लिखिएगा सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज C12H22O11। दूसरा लिखिएगा माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज। नेक्स्ट लिखिएगा लैक्टोज, लैक्टोज। हो गया। और तीसरा लिखिएगा पॉलीसेकेराइड। कौन सा? लैक्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला के बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनता है। तो लैक्टोज हो गया आपका मोनोसेकेराइड, ठीक है। गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, ये दोनों जुड़ा तो क्या बन गया? लैक्टोज। चलिए हो गया। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा पॉलीसेकेराइड, बहुशर्करा। बहुशर्करा, पॉलीसेकेराइड, बहुशर्करा, बहुशर्करा। इसमें डैश देकर के लिखिएगा यह एकल शर्करा के, यह एकल शर्करा के, एकल शर्करा के एक लंबी श्रृंखला के जुड़ने से, यह एकल शर्करा के एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला के जुड़ने से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ लार्ज चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ अ लार्ज चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल में इसमें लिख लीजिएगा स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज इत्यादि। पॉलीसेकेराइड से बने हुए जो भी पदार्थ होंगे वे सब कैसे होंगे? मृत होंगे, पता है ना। प्लांट का सेल वॉल कैसा होता है? मृत। कवक का सेल वॉल मृत, बैक्टीरिया का सेल वॉल मृत। ये सब किसका बना होगा? पॉलीसेकेराइड। इस सेल में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। स्टार्च किसमें पाया जाता है? ये अभी बताएं, पहले नहीं बताए हैं। फिर से लिखाएंगे तो फिर दोबारा फिर से लिखाते चले। प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल, पौधों का संचित भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। ये पढ़ाए है ना हम लोगों का ग्लाइकोजन। हाँ, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। यह शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। पॉलीसेकेराइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट का ही अगला पॉइंट है। बहुशर्करा खत्म, कार्बोहाइड्रेट का ही अगला पॉइंट है ये। यह शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। इट वर्क्स एज फ्यूल इन आवर बॉडी। इट वर्क्स एज फ्यूल इन आवर बॉडी। यह शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट, यह विटामिन सी का निर्माण करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी। यह विटामिन सी का निर्माण करता है। हो गया। स्रोत इसका लिखिएगा, सोर्स किसमें पाया जाता है? स्रोत। सोर्स में लिखिएगा गेहूं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इत्यादि। आलू वगैरह में भी होता है, चावल में। अगला लिखिएगा प्रोटीन। मक्का, गेहूं, मक्का के बाद आलू लिख लो, बाजरा लिख लो, शकरकंद लिख लो, सब होगा। प्रोटीन लिखिएगा, प्रोटीन। अगला हेडिंग बनाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन देखिएगा, इसकी खोज बर्जेलियस ने की थी।
इसकी खोज बर्जेलियस ने की थी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय बर्जेलियस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय बर्जेलियस। अगला पॉइंट, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर का बना होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। देखिए यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्वों में सल्फर पाया जाता है। तो इकलौता प्रोटीन है जिसमें सल्फर पाया जाता है, अन्य किसी पोषक तत्वों में नहीं पाया जाता। इसलिए सल्फर के नीचे 2-3 बार अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सल्फर जो लिखा है तो सल्फर केवल प्रोटीन में, अन्य किसी पोषक तत्वों में नहीं है, ठीक है, केवल प्रोटीन में मिलता है सल्फर। चलिए अगला लिखिएगा पॉइंट, यह शरीर के विकास, हाँ इसी का अगला पॉइंट, यह शरीर के विकास एवं मरम्मत का कार्य करता है। यह शरीर के विकास तथा मरम्मत का कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखिए, इट हेल्प्स इन रिपेयरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। इट हेल्प्स इन रिपेयरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखिएगा, यह जीव द्रव्य और उत्तकों के निर्माण में भाग लेता है। यह जीव द्रव्य एवं उत्तकों के निर्माण में भाग लेता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, टिश्यू एंड सेल। प्रोटोप्लाज्म, टिश्यू एंड सेल। सोर्स इसका लिख लीजिए, स्रोत। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितना मात्रा में प्रोटीन चाहिए? लगभग 100 ग्राम, 70 से 100 ग्राम प्रोटीन प्रत्येक दिन जरूरत है। मानव शरीर में पूरा कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 75%। ये फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताए थे। पूरा मानव शरीर में प्रोटीन की मात्रा 75%। और जितना प्रोटीन है पूरे शरीर में उतना ग्राम प्रत्येक दिन भोजन में चाहिए, 75 से 100 ग्राम, ताकि बॉडी फिट और हेल्दी रहे, ठीक है। इसलिए भोजन में प्रोटीन का ऑप्टिमम अमाउंट चाहिए। ऑप्टिमम अमाउंट नहीं मिलेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए प्रोटीन खाते हैं आप लोग? नहीं खाते हैं? प्रोटीन वगैरह एडिशनल, प्रोटीन वगैरह का मुख्य स्रोत क्या होगा? अगर जीवित भोजन करोगे तो उसमें प्रोटीन मिलेगा, जीवित भोजन नहीं करिएगा तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो जीवित भोजन का मतलब क्या? मुर्गा चल रहा है पकड़ के खा जाइए। जीवित भोजन किसे कहेंगे? अंडा जीवित भोजन है? जीवित भोजन मतलब जिंदा पशु पक्षी को खाओगे। जिस भोजन में जीवन है, फ्रेश भी नहीं। अरे जिस भोजन में जीवन है, जिसका मतलब अंकुरित अनाज जिसमें से जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मूंग को खाते हैं तो मूंग में से जर्मिनेशन हो रहा है तो वो क्या है? जीवित है। चना खाओ तो उसमें से जर्मिनेशन हो रहा है तो वो जीवित है। रोटी सब्जी खा रहे हो, चावल दाल, तो मरा हुआ खाना है। मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं, कैसे खाना है? मरा हुआ खाना है। तो कहां से मिलेगा जितना एनर्जी चाहिए? तो जीवित भोजन, प्रत्येक दिन भोजन में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिसमें आप सैलेड का प्रयोग कर सकते हैं और इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, तब जाके मिलेगा। समझ गए? अंकुरित अन्न प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है। प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित भाग होता है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, स्रोत में लिखिए मूंगफली में लिख लीजिए मूंगफली, सोयाबीन, दाल, दूध, मछली, जल फल, मछली
मछली। चर्बी रहित मीट, ओहो चर्बी रहित मीट इत्यादि। सुन के ही मन खुश हो जा रहा है ना। चर्बी रहित मीट इत्यादि हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा नोट में। अगला पॉइंट लिखिएगा क्वैसिक्योर। अगला पॉइंट लिखिएगा नोट में, क्वैसिक्योर। हिंदी ही है भाई। क्वासिक्योर रोग, क्वासिक्योर रोग में बच्चों का हाथ पांव, क्वासिक्योर रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट में सूजन आ जाता है, एवं पेट में सूजन आ जाता है। क्वैसिक्योर डिजीज इफेक्ट इन चिल्ड्रेन, क्वैसिक्योर डिजीज इफेक्ट्स इन चिल्ड्रेन in which abdomen becomes swell, in which abdomen becomes swell। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा नोट में, लिखिएगा अगला पॉइंट क्वैसिक्योर में ही अगला पॉइंट लिखिएगा। इसमें क्वैसिक्योर का ही अगला पॉइंट, इसमें त्वचा काली एवं सूखी हो जाती है, स्किन बिकम्स ब्लैक एंड ड्राई। इसमें त्वचा काली और सूखी हो जाती है। यकृत बड़ा हो जाता है, लीवर इनलार्जमेंट, यकृत बड़ा हो जाता है मतलब लीवर में स्वेलिंग आ जाता है। और एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया हो जाता है मतलब खून की कमी, एनीमिया हो जाता है। हो गया। दूसरा डिजीज लिखिएगा, पहला क्वैसिक्योर था, दूसरा लिखिएगा मरामस, प्रोटीन की कमी से दो बीमारी। दूसरा लिखिएगा मरामस, मरामस। क्वैसिक्योर याद रखना है मैक्सिमम 2 साल के अंदर तक के बच्चे को होगा, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा मरामस, इसमें लिखिएगा डैश दे करके। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तथा पसलियां ऊपर आ जाती हैं, पसलियां ऊपर आ जाती हैं। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे मसल्स बिकम्स लूज, मसल्स बिकम्स लूज, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। कॉमा देके आगे लिखिएगा, यह 6 महीने और 3 साल के बच्चों के बीच में होता है। यह 6 महीने और 3 साल के बच्चों में होता है। यह 6 महीने और 3 साल के बच्चों में होता है। 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों में होता है। हो गया। चलिए अगला लिखिएगा वसा, नेक्स्ट हेडिंग वसा। वसा का मतलब फैट, वसा। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड का बना होता है। यह ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड का बना होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड का बना होता है। नेक्स्ट ग्राम, 1 ग्राम वसा से
9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होता है। 1 ग्राम फैट गिव्स 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से कितना हो रहा था? 17, और इससे 9.3। कार्य लिखिएगा ना, 9.3 याद रखिए। नहीं, कार्बन हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा। अगला लिखिएगा, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी का अगला पॉइंट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इट गिव्स एनर्जी टू बॉडी। देखिए, शरीर को ईंधन पूछे तो किसका नाम लीजिएगा? कार्बोहाइड्रेट। और शरीर को एनर्जी पूछे तो वसा। और पूछे शरीर को स्टेमिना कौन देगा? प्रोटीन। ठीक है, शरीर में डेड सेल को रिपेयर कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। तो यहां से क्वेश्चन सबसे बनेगा। चलिए आगे लिखिएगा, यह त्वचा के नीचे जमा होकर, हाँ इसी का अगला पॉइंट, यह त्वचा के नीचे जमा होकर त्वचा की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता। त्वचा की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता। त्वचा की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, आपको याद होगा एडिपोज टिश्यू पढ़ाए थे। एडिपोज टिश्यू में क्या बताए थे? ट्यूलर एडिपोज याद है? एडिपोज टिश्यू कहां होता है? कान में, आंख में और किडनी में। ठीक है, जो फैट को स्टोर करता है, गद्देदार त्वचा प्रदान करता है, वही है, उसी में जमा होता है। अगला हेडिंग बनाएंगे विटामिन, लास्ट। विटामिन किसका? तेल में जितने सारे ऑयल हैं सब में मिलेगा, सभी तेल में। सब ऑयल लिख लीजिए, तेल। स्रोत में लिख लीजिए तेल, डालडा, घी। तेल हो जाएगा, डालडा हो जाएगा, घी हो जाएगा, सोयाबीन तेल हो जाएगा, सब में तेल, डालडा, घी इत्यादि। हो गया। अगला हेडिंग बनाएंगे विटामिन। विटामिन विटामिन्स में लिखिएगा, इसकी खोज एफ.जी. हॉपकिंस, इसकी खोज एफ.जी. हॉपकिंस ने किया था। इसकी खोज एफ.जी. हॉपकिंस ने किया था। जबकि यह शब्द फंक द्वारा गढ़ा गया या दिया गया। जबकि यह शब्द फंक द्वारा दिया गया। विटामिन्स वाज डिस्कवर्ड बाय एफ.जी. हॉपकिंस। Vitamins was discovered by F.G. Hopkins, while the term vitamin was given by Funk. चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। 2 types of vitamin are। पहला लिखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सॉल्युबल इन वाटर। पहला लिखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन सा होगा? डैश देके लिखिएगा, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। दूसरा लिखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन सॉल्युबल इन फैट। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन सॉल्युबल इन फैट। कौन कौन सा होगा? देखिएगा, विटामिन ए, डी, ई और के।
विटामिन ए, डी, ई और के। हाँ, डी, ए, डी, ई और के हो गया। अब एक चार्ट लिखो, उसमें सब विटामिन का लिखा देते हैं एक साथ। एक तरफ लिखिएगा विटामिन 6-7 को लिखा देते हैं, दूसरे में लिखिएगा केमिकल नेम, रासायनिक नाम, तीसरा में लिखिएगा उनकी कमी से होने वाले रोग, डिजीज, और चौथा में लिख लीजिएगा सोर्स, मतलब स्रोत। हो गया। हो गया। पहला लिखिएगा विटामिन ए। यहां लिखेंगे विटामिन में पहला विटामिन, क्या क्या कह रहे हैं बोलिए। केमिकल नेम लिख लेंगे रेटिनॉल। बीमारी में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, रंग अंधता। अभी रंग अंधता को टर्न नहीं कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं ना। रंग अंधता। और नाइट ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं, रतौंधी। रोग में लिखिएगा, डिजीज में रंग अंधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, और बीमारी में लिखिएगा रतौंधी। स्रोत अब लिख लीजिएगा इसका, लिख लीजिए मछली का तेल, दूध, अंडा, पनीर। हो गया। हाँ, दूसरा आप लिख लीजिएगा विटामिन B1, थाइमीन। बीमारी में लिख लेना बेरी बेरी। विटामिन B1 में लिखिएगा थाइमीन, बीमारी में लिख लेना बेरी बेरी। स्रोत में लिखिएगा मूंगफली, मूंगफली, सूखी मिर्च, मिर्च इत्यादि। अगला लिखिएगा विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B2। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। बार बार रोग हो जाता है। एब्डोमेन से संबंधित बीमारी, पेट से डायरिया होगा, वोमिटिंग आएगा, बॉडी सिक हो जाएगा, ये सब होगा। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। बीमारी में लिख लेना त्वचा की शुष्कता, स्किन ड्राइनेस, त्वचा की शुष्कता, स्किन ड्राइनेस, शुष्कता, त्वचा सूखी हो जाएगी। सोर्स में लिख लेना खमीर, खमीर मतलब ईस्ट, ईस्ट, कौमा कलेजी। उसके बाद लिखिएगा हरी सब्जियां, दूध, हरी सब्जियां और दूध। अभी आएगा तो इसको उड़ा देंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो ओ कर रहा बैठ के। चलो नेक्स्ट लिखना विटामिन B6, नेक्स्ट लिखना विटामिन B6, विटामिन B6। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, PA होगा ना, PA, एक मिनट रुको, पायरिडॉक्सिन।
विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। बीमारी में लिख लेना एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। स्रोत में लिखिएगा दूध, अनाज, मांस, दूध, अनाज, मांस, एनीमिया। अगला लिखिएगा विटामिन B12, विटामिन B12, B12, ठीक है। B12 को कहते हैं साइनो कोबालामीन, CYANOCABALMIN, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। संघातिक रक्त अल्पता, प्रीसियस एनीमिया, संघातिक, संघातिक, प्रीसियस, PRECIEOUS, प्रीसियस एनीमिया, संघातिक रक्त अल्पता। हाँ, डिजीज में लिखिएगा संघातिक रक्त अल्पता। एनीमिया दो प्रकार के, एक नॉर्मल एनीमिया, एक संघातिक एनीमिया। संघातिक एनीमिया में रक्त जो होता है ना, उसके सेल जो होते हैं हसुआ जैसन बनने लगते हैं, इसलिए उसको सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। संघातिक रक्त अल्पता। स्रोत में लिख लीजिएगा मांस, मछली, अंडा, दूध, मांस, मछली, अंडा और दूध, हो गया। नेक्स्ट विटामिन सी। अगला लिखिएगा विटामिन सी, विटामिन सी। केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड। बीमारी में लिखिएगा स्कर्वी, बीमारी में लिखेंगे स्कर्वी, बीमारी में स्कर्वी, स्कर्वी, हो गया। स्कर्वी कॉमा मसूड़ों में सूजन, दो बीमारी, मसूड़ों में सूजन और स्कर्वी। स्रोत में लिख लीजिएगा सभी खट्टे फल, सभी खट्टे फल, हो गया। अगला लिखिएगा विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। क्या कहेंगे? कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। बीमारी में लिखिएगा रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स किस में? बच्चों में, ठीक है। और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। हाँ, तो दोनों लिख लेंगे, रिकेट्स कॉमा ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया बड़े में और रिकेट्स बच्चों में। स्रोत में लिखिएगा मछली का तेल, फिश ऑयल, मछली का तेल, फिश ऑयल, कॉमा अंडे का जर्दी, एग यॉल्क, अंडे का जर्दी, एग यॉल्क इंग्लिश में कहते हैं, अंडे का जर्दी। नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन ई, के प्रकाश में भी मिलेगा। अगला लिखिएगा विटामिन ई। नेक्स्ट विटामिन ई, विटामिन ई में लिखेंगे टोकोफेरॉल, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विटामिन ई, टोकोफेरॉल। इसमें लिखिएगा नपुंसकता, बीमारी में लिखेंगे नपुंसकता, लेस फर्टिलिटी, नपुंसकता, लेस फर्टिलिटी। स्रोत में लिखिएगा पत्ती वाली सब्जियां, पत्ती वाली सब्जियां, गेहूं, गेहूं, अंकुरित अन्न, अंकुरित अन्न इत्यादि। लास्ट लिखिएगा विटामिन के, फाइलो
फाइलोक्विनोन, विटामिन के, फाइलोक्विनोन। इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है, स्रोत का कोई जरूरत नहीं है, याद आपको रखना है बीमारी और रासायनिक नाम, समझ गए। फाइलोक्विनोन, विटामिन के। इसमें लिखिएगा निलंबित रक्त के थक्के, डिले ब्लड क्लॉटिंग, निलंबित रक्त के थक्के माने रक्त का थक्का नहीं जमेगा, हाँ, डिले ब्लड क्लॉटिंग। स्रोत में लिख लेना गाजर, गोभी, टमाटर, गाजर, गोभी, टमाटर, हो गया इन तीनों में। चलिए इतना याद हो जाएगा। अब नोट में एक दो पॉइंट है, लिखिए, नोट में लिखिएगा कोबाल्ट केवल किस विटामिन में होता है? B12 में। तो लिखिएगा कोबाल्ट, लिखिएगा कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन हम लोगों को भोजन से लेना पड़ता है या शरीर बनाता है? भोजन से लेना पड़ता है, लेकिन दो ऐसे विटामिन जो हमारा शरीर बनाता है, कौन कौन सा है? डी और के। विटामिन डी कैसे बनता है? जब सूर्य के प्रकाश में आप बैठते हैं तो शरीर के अंदर में जो वसा होता है कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल पर जैसे ही सूर्य का यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे पड़ता है तो वो विटामिन डी में बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं है, आपके शरीर में जो वसा है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उस पर सूर्य से कौन सा रोशनी पड़ा? विटामिन ये यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। तो जब स्किन पर आपके अल्ट्रावायलेट रे पड़ा तो जो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में है वो रूपांतरित हो जाएगा किसमें? विटामिन डी में। आप सूर्य के प्रकाश में नहीं सोच लेना कि विटामिन डी है, ठीक है, वो आपके शरीर में आकर के बनता है। तो लिखिएगा विटामिन डी और के का निर्माण, अगला पॉइंट, हाँ नोट का ही दूसरा पॉइंट, विटामिन डी एवं के का निर्माण हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर में होता है। तो विटामिन डी तो समझ गए कैसे होगा? सूर्य का प्रकाश जब कोलेस्ट्रॉल पर पड़ेगा जो हमारी त्वचा में है तो क्या बन जाएगा? कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी। चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा, नोट का तीसरा पॉइंट, विटामिन के का निर्माण, विटामिन के का निर्माण हमारे कोलन में, विटामिन के का निर्माण हमारे कोलन में होता है। विटामिन के इज फॉर्म्ड इन आवर कोलन, हमारे कोलन में होता है, COLON, कोलन। कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का, ठीक है, बड़ी आंत का। विटामिन के का निर्माण हमारे कोलन में होता है, तथा वहीं उसका अवशोषण भी होता है, तथा वहीं उसका अवशोषण भी होता है। तो विटामिन डी भी और विटामिन के, ये दोनों हम लोगों के शरीर में निर्मित होता है, शरीर में बनता है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे केमिस्ट्री। 5 से 6 क्लास में केमिस्ट्री हम लोग पढ़ लेंगे। आवाज नहीं आ रहा? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में वो भी बता देंगे, ठीक है। पूरा रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से, जितना नोट्स हो, नोट्स को प्रत्येक दिन 10 मिनट रिवाइज कर लेना है। और जितना सारा यहाँ से मिला हुआ है, आपको प्रिंटेड कॉपी मिला है ना, बहुत नहीं, बहुत कहाँ मिला है। साइंस का एगो नोट्स मिला है, मैक्सिमम हमको लग रहा है 200 पेज का होगा। 200 पेज से ज्यादा कहाँ से होगा साइंस का? 400, तो गिन लो ना, गिन लो, 200 पेज के आसपास होगा। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है, ठीक है, उससे कम है, उतना पढ़ लेना है ध्यान से। उतना अगर साइंस नहीं पढ़िएगा तो परीक्षा में फंसिएगा ही, हम गारंटी देते हैं। उतना पढ़ लेना है। बायो 110 पेज है, तो ज्यादा कहाँ है, 110 पेज का ही है बायो। और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाओगे तो 100 पेज, और उतना कर लेना है सभी को। और वो करके घटना चक्र बना लीजिएगा जरूर।